वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ठीक है, 41 से इसमें हम 60 तक कवर करेंगे। 20 प्रश्न उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक कल के टेस्ट में हो गया था। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री चलिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उस पर प्रश्न है। देखिए, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए प्रसिद्ध, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए प्रसिद्ध हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए प्रसिद्ध जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उस पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है, इस संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार राजा वत्सराज ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ध्रुव प्रथम दक्षिणी शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया और पाल तथा प्रतिहार दोनों को पराजित किया। तीसरा स्टेटमेंट है, इस दीर्घकालिक संघर्ष के अंतिम परिणाम यह हुआ कि पाल वंश ने कन्नौज पर स्थायी नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखिए, पहली बात तो अंतिम परिणाम यह हुआ कि पाल नहीं, गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर स्थायी नियंत्रण स्थापित किया था। तो जहां जहां 3 है वो तो होगा नहीं। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक बन गया था। इसे हासिल करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर वत्सराज प्रतिहार और धर्मपाल यानी पाल को हराया। हालांकि राष्ट्रकूटों के दक्षिण लौटने के बाद यह संघर्ष चलता रहा और अंततः इस पर गुर्जर प्रतिहारों को दीर्घकालिक सफलता मिली, ना कि पालों को। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का राजत्व का सिद्धांत। गयासुद्दीन बलबन के राजत्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। थ्योरी ऑफ किंगशिप, 3 स्टेटमेंट। उसने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियावत ए खुदाई और ईश्वर की छाया यानी जिल ए इलाही घोषित किया। राजा को पृथ्वी पर, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन के अनुसार जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उसने अपने दरबार में ईरानी संस्कृति के तत्वों जैसे कि सिजदा और पैबोस को अनिवार्य बनाया। सिजदा क्या था? घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। और पैबोस किसी किसी बुक्स में लिखा पैबोस, सुल्तान के पैर चूमना। और तीसरा स्टेटमेंट है, उसने तुर्क सरदारों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल को और अधिक शक्तिशाली बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, तुर्कान चहलगानी। इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, लेकिन इस बलवन ने क्या किया था, इस तुर्कान चहलगानी को और अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया बल्कि इसे नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया इसे पूरी तरह से। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा सही है। अपने को सही बताना है। तो जहां जहां थर्ड है वो तो होगा नहीं, केवल एक और दो, ए है इसका आंसर, ठीक है। देखिए, बलबन का मानना था कि सुल्तान का पद अत्यंत गरिमामय होना चाहिए ताकि लोग और अमीर उसका सम्मान व भय करें। इसके लिए उसने गैर इस्लामी ईरानी परंपरा सिजदा, पैबोस और नवरोज त्यौहार लागू किए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसने लागू किए। सिजदा, पैबोस, ABCD करके बना लेगा प्रश्न। तो बलबन। देखिए, हालांकि सुल्तान बनने के बाद उसने तुर्गान चहलगानी जिसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया क्योंकि वह स्वयं इसका सदस्य रह चुका था और इसके राजशाही विरोधी चरित्र को जानता था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न वो है मुगलकालीन न्याय और कानून व्यवस्था पर। मुगल न्याय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इनकरेक्ट है? 4 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, मुगल सम्राट
साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और वह प्रत्येक बुधवार को न्याय की अदालत यानी वो लगती थी दीवान ए खास में, न्याय की अदालत लगाता था मुगल सम्राट। काजी उल कुजात साम्राज्य का मुख्य काजी होता था जो मुख्य रूप से दीवान और धार्मिक कानूनों यानी शरिया के अनुसार न्याय करता था। मीर अदल नामक अधिकारी काजी द्वारा नियुक्त किए गए निर्णयों या फतवों को लागू करने के लिए जिम्मेदार था मीर अदल। और चौथा है मुगल काल में फौजदारी मामलों के लिए पूरी तरह से संहिताबद्ध आधुनिक धर्मनिरपेक्ष कानून उपलब्ध थे और और क्या बोल रहा है, शरिया का कोई प्रभाव नहीं था। गलत है चौथा स्टेटमेंट। शरिया को तो बड़े ही पुरजोर से मानते थे ये। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। अब इनकरेक्ट तो फिर एक ही होगा, यानी किसी ऑप्शन में केवल 4 होगा, तो बी है इसका आंसर। देखिए, मुगल न्याय प्रणाली मुख्य रूप से इस्लामी कानून, शरिया, पवित्र कुरान, हदीस और सम्राट के अध्यादेशों यानी जवाबित पर आधारित थी, इसलिए चौथा गलत है। फौजदारी मामलों में भी इस्लामिक न्याय शास्त्र के सिद्धांतों जैसे कि किसास यानी खून का बदला खून और दियत यानी रक्त धन का पालन किया जाता था। कोई आधुनिक धर्मनिरपेक्ष आधारित संहिता मौजूद थी ही नहीं। नंबर 44 है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण, उसके ऊपर प्रश्न है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच निरंतर होने वाले युद्धों के मुख्य भौगोलिक और आर्थिक कारण क्या थे? पहला है कि तुंगभद्रा दोआब पर नियंत्रण, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का एक अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था। दूसरा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र, जो उपजाऊ होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों से युक्त था। और तीसरा है कोंकण क्षेत्र का मराठावाड़ा भाग, जिसमें गोवा शामिल था, जो अरब देशों से उत्कृष्ट घोड़ों के आयात का मुख्य केंद्र था। सही विकल्प चुनिए। स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन सारे के सारे पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की किताबों को एक बार भी पढ़ा है तो बिल्कुल ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो होगा, कल एक चीज़ बताई थी, अक्सर वो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं 1 2 3 वाले, जो डी में ना होकर ए बी या सी में होते हैं। बी है इसका आंसर। 1346 से 1347 में स्थापित विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच का संघर्ष केवल धार्मिक नहीं बल्कि मुख्य रूप से आर्थिक और सामरिक था, क्योंकि तुंगभद्रा दोआब और कृष्णा गोदावरी डेल्टा से अत्यधिक कृषि राजस्व प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त मध्यकालीन युद्ध कला में घोड़ों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी और कोंकण यानी गोवा तट पर नियंत्रण रखने से घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हुआ। तो सारे सही हैं, सारे कारण सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 45, शाहजहां स्थापत्य कला। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग, दोनों बातें याद रखना। तो शाहजहां के काल को मुगल काल में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसकी वास्तुकला की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये मेंस का प्रश्न भी बन सकता है, लिख दीजिए। देखिए, लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर शुद्ध सफ़ेद संगमरमर का व्यापक पैमाने पर उपयोग, संगमरमर की दीवारों पर कीमती पत्थरों जैसे कि अकीक और लाजवर्द की जड़ाई का काम, जिसे पिएत्रा ड्यूरा कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है कि नोकदार मेहराबों और कंगालीदार छज्जों का उपयोग। नोकदार मेहराबों और कंगालीदार छज्जों का उपयोग, बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं शाहजहां कालीन इमारतों जैसे कि ताजमहल और दिल्ली के लाल किले में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं? बिल्कुल सारी की सारी स्पष्ट दिखाई देती हैं। ए है इसका आंसर। 1 2 3 ए में है, तो सभी सही। देखिए, शाहजहां ने अकबर की लाल बलुआ पत्थर की शैली से हटकर संगमरमर को प्राथमिकता दी। पिएत्रा ड्यूरा यानी जड़ों तकनीक की शुरुआत हालांकि जहांगीर के समय अहमदुल्ला के मकबरे में हो चुकी थी, लेकिन इसका सर्वोत्तम और व्यापक उपयोग
शाहजहां ने ताजमहल और दीवाने खास में किया। उसकी इमारतों में बहुनोकदार और बहुकोणीय मेहराबें भी एक प्रमुख शैलीगत पहचान थी। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट हैं इसमें जो अक्सर सही होंगे। एग्जाम में भी यही होता है जब एग्जाम बनाता है तो प्रश्न पत्र को। 46वें नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली पे प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति या प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो कितने कथन है? 1 2 3 4 4 कथन है, एक फ्रेम में आ गए सारे। चलिए, उसने दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। अनाज का बाजार यानी मंडी, सराय ए अदल यानी कपड़े, चीनी और जड़ी बूटियों का बाजार, और घोड़ों, दासों व मवेशियों का बाजार। एक बात तो ये हो गई, वो बिल्कुल पढ़ने में सही लग रही है। यहीं करेक्ट कर दें इसको, करेक्ट है। संपूर्ण बाजार व्यवस्था की देखरेख सहना ए मंडी नामक अधिकारी करता था। सहना ए मंडी जो बाजार अधीक्षक था। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। सुल्तान को बाजार की गुप्त सूचनाएं देने के लिए बरीद जो कि गुप्तचर और मुन्हियान जो कि गुमनाम जासूस नियुक्त किए गए थे। और चौथा स्टेटमेंट है, इस बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य आम जनता को राहत देना था और यह नियम पूरे मुगल या सल्तनत साम्राज्य में समान रूप से लागू था। देखिए, ये जो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली थी एक क्षेत्र विशेष पर ही आधारित थी या वहाँ तक ही सीमित थी, संपूर्ण मुगल साम्राज्य में नहीं थी। तो यहाँ जो है चौथा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ही केवल सही होंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 4 है वो एलिमिनेट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 2 और 3। देखिए, अलाउद्दीन की बाजार नीति एक, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, बहुत प्रश्न पूछे गए। अलाउद्दीन की बाजार नीति एक अत्यधिक केंद्रीकृत और कठोर व्यवस्था थी जिसका मुख्य उद्देश्य एक विशाल स्थायी सेना को कम वेतन में दिल्ली के आसपास बनाए रखना था ताकि मंगोलों को रोका जा सके। यह नीति मुख्य रूप से दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों यानी दुआब में ही लागू थी, न कि पूरे साम्राज्य में। चौथा गलत है। नंबर 7 यानी 47, मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली पर प्रश्न है, करेंसी सिस्टम। मुगल काल की मौद्रिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, दूसरा कथन है, तीसरा कथन है। पहला कथन है, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के रुपए जो कि 178 ग्रेन और तांबे के दाम को अकबर ने अपनी मुद्रा प्रणाली का आधार बनाया। अकबर ने जलाली नामक चौकोर चांदी का सिक्का और शहंशाह नामक मुगल काल का सबसे भारी सोने का सिक्का चलाया। अब ये चीज़ फैक्ट है, मतलब स्वैप भी हो सकती है, एग्जामिनर का मन। ठीक है, क्योंकि जलाली जो है वो चौकोर चांदी का सिक्का है और शहंशाह सबसे भारी सोने का सिक्का है। ठीक है, तो एग्जामिनर ये स्वैप कर सकता है, लेकिन मैंने नहीं किया इसको, मैंने इसको एज इट इज़ करेक्ट ही रखा है। याद रखना हमेशा, अकबर ने जलाली नामक चौकोर चांदी का सिक्का चलाया था और शहंशाह नामक सबसे भारी सोने का सिक्का चलाया था जो कि मुगल काल का सबसे भारी सोने का सिक्का था। दूसरा करेक्ट है, पहला भी सही है। मुगल सिक्कों की ढलाई मुक्त टंकण व्यवस्था पर आधारित थी जहां कोई भी व्यक्ति निश्चित शुल्क देकर टकसाल में अपने सोने चांदी के सिक्के ढलवा सकता था। बिल्कुल, ये तीसरा भी सही है। यहाँ तीनों के तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला। इस बार डी में है 1 2 3। देखिए, मुगल मुद्रा व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ और शुद्ध धातु पर आधारित थी। शेरशाह का रुपया इतना मानक था कि वह ब्रिटिश काल तक भारतीय मुद्रा का आधार बना रहा, यानी 1835 तक। अकबर द्वारा चलाए गए चौकोर चांदी के सिक्के का नाम जलाली था। अकबर ने सोने के सिक्कों में इलाही जो कि गोलाकार था और शहंशाह चलाया। शहंशाह जो था 101 तोले का, जो बड़े लेन देन के लिए था। तो अकबर द्वारा चलाए गए जलाली जो है
वो चांदी का सिक्का है, गोलाकार है, सॉरी चौकोर है। और अकबर ने सोने के सिक्के चलाए इलाही और शहंशाह, जिसमें जो शहंशाह है वो सबसे भारी सोने का सिक्का है मुगल काल का, और इलाही जो है वो गोलाकार है। शहंशाह 101 तोले का है। ठीक है, 1 तोले में 10 ग्राम होते हैं, और ये तो 101 तोले का है। चलिए, कितने होते हैं ना। मुगल टकसालें खुली थी जहां व्यापारी या आम लोग धातु ले जाकर मामूली सिक्का ढलाई कर देकर शुद्ध सिक्के प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, मामूली सिक्का ढलाई कर देकर शुद्ध सिक्के प्राप्त कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिल्ली सल्तनत का विघटन और प्रांतीय राज्य पे प्रश्न है। 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाकर कई स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट। देखिए, जौनपुर में मलिक सरवर ने सरकी राजवंश की स्थापना की, और जौनपुर को कला व साहित्य के विकास के कारण सिराज हिंद कहा गया। मालवा में होजंग शाह ने मांडू को राजधानी बनाया, और वहाँ प्रसिद्ध जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण हुआ। तीसरा है, कश्मीर में जैन उल आबदीन को उसकी धार्मिक सहिष्णुता, गौ वध पर प्रतिबंध और महाभारत में राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराने के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बिल्कुल, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही है यहाँ पर। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 वाला ऑप्शन सी में है, तो करेक्ट हो गई होगा। तैमूर के आक्रमण यानी 1398 के बाद तुगलक वंश कमजोर हो गया। जौनपुर, मालवा, गुजरात व कश्मीर जैसे प्रांत स्वतंत्र हो गए। जौनपुर स्थापत्य की सरकी शैली के लिए प्रसिद्ध है, यूपी में है। कई प्रश्न पूछे गए यूपी के एग्जाम में जौनपुर से, सरकी शैली जैसे कि अटाला मस्जिद। मालवा का मांडू अपनी खूबसूरत महलों की वास्तुकला के लिए जाना गया। कश्मीर के सुल्तान जैन उल आबदीन ने जजिया कर हटाया, सती प्रथा से प्रतिबंध हटाया, और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया, और इन सभी के कारण उसको कहा गया कश्मीर का अकबर। किसको? जैन उल आबदीन को। ABCD करके प्रश्न बना लेगा, याद रखना। तो तीनों सही हैं ये। चलिए, शिवाजी महाराज की सैन्य व्यवस्था पर प्रश्न है। ठीक है, मराठा सैन्य संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। शिवाजी की नियमित और स्थायी घुड़सवार सेना को, ध्यान से सुनिएगा, शिवाजी की नियमित और स्थायी घुड़सवार सेना को सिलहदार कहा जाता था, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और हथियार दिए जाते थे। और दूसरा है बारगीर। बारगीर वे घुड़सवार थे जो अपने खुद के घोड़े और हथियार रखते थे, और वह राज्य के नियमित वेतनभोगी नहीं थे। 2 स्टेटमेंट तो ये हो गए, और तीसरा स्टेटमेंट है, मराठा सेना में मावली पैदल सैनिक थे जो पहाड़ियों और गुरिल्ला युद्ध में अत्यंत निपुण थे। इनके कूट देखें तो तीनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि 1 2 3 या उपरोक्त सभी जैसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। अक्सर एग्जाम्स में स्वैपिंग चलती है, खासकर 2 स्टेटमेंट में तो चलती है। ठीक है, फैक्ट चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि सिलहदार, यूपीएससी में ऐसा करती है। सिलहदार कौन है? सिलहदार वो है जो जिनके खुद के घोड़े नहीं होते थे, मतलब जिनके घोड़े, उनको घोड़े जो है अपने घोड़े और हथियार खुद रखने पड़ते थे, राजा की तरफ से नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ ऊपर का नीचे है, नीचे का ऊपर है, मतलब अल्टा पल्टी की गई है। शिवाजी की नियमित और स्थायी घुड़सवार सेना को बागीर कहा जाता था, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और हथियार दिए जाते थे। तो राज्य की ओर से घोड़े और हथियार किसको दिए जा रहे हैं? बागीर को दिए जा रहे हैं। ठीक है, और खुद के हथियार और घोड़े किसको रखने पड़ रहे हैं? सिलहदार को। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, तो तीसरा वाला ही बचा, वही सही है, और सही भी पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहाँ जहाँ 1 है 2 है उसको एलिमिनेट करिए, पूरा एलिमिनेट हो गया।
देखिए, शिवाजी महाराज ने एक अनुशासित और पेशेवर सेना का गठन किया। उन्होंने सैनिकों को जागीर देने के बजाय नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। याद रखना, ये जागीर देने के बजाय नगद वेतन। घुड़सवार सेना दो भागों में बटी थी, बागीर और सिलहदार। जो बागीर है उसको साम्राज्य की तरफ से घोड़े हथियार मिलेंगे, और जो सिलहदार है खुद के खरीदो घोड़े हथियार। तो बारगीर, शिवाजी की नियमित और स्थायी घुड़सवार सेना को बारगीर कहा जाता था, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और हथियार दिए जाते थे। सिलहदार वे घुड़सवार थे जो अपने खुद के घोड़े और हथियार रखते थे, और वे राज्य के विनियमित वेतनभोगी नहीं थे, नियमित वेतनभोगी नहीं थे। पश्चिमी घाट में जो तीसरा स्टेटमेंट है, स्थानीय मावली आदिवासी उनके पैदल दस्ते की रीढ़ थे इन दोनों के, सिलहदार और बारगीर के, जिन्होंने सह्याद्रियों की पहाड़ियों में मुगलों और बीजापुर के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। ठीक है, तो मालवी आदिवासी मराठा का सपोर्ट सिस्टम हो गया। सैन्य गतिविधि में 50वां प्रश्न है, औरंगजेब की दक्कन नीति, डेक्कन पॉलिसी। औरंगजेब की दक्कन नीति और उसके परिणामों के संदर्भ में स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट। पहला है, उसने किसने? औरंगजेब ने अंततः 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला है, दक्कन के इन सिया राज्यों को नष्ट करने से मुगल साम्राज्य का मराठों के साथ सीधा टकराव शुरू हो गया, क्योंकि ये राज्य पहले मराठों और मुगलों के बीच बफर स्टेट का काम करते थे। तीसरा, इतिहासकार है एक B.A. स्मिथ ने औरंगजेब के दक्कन अभियानों की तुलना नेपोलियन के स्पेनिश नासूर से की है, जिसने मुगल साम्राज्य की वित्तीय और सैन्य कमर तोड़ दी थी। तीनों के तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, तीनों के तीनों सही है ये। तो इस बार जो 1 2 3 डी में है तो डी सही हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों यानी 1681 से 1707 तक दक्कन में बिताए। बीजापुर और गोलकुंडा की विजय उसकी सामरिक भूल साबित हुई, क्योंकि इन राज्यों के अंत से मुगलों का सामना सीधे उग्र मराठा छापामार युद्ध से हुआ। दक्कन का यह युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए एक ऐसा घाव यानी अल्सर बन गया जो कभी नहीं भरा, और इसने साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। अभी 10 प्रश्न और कंप्लीट करने हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। ठीक है, 10 प्रश्न और झेल लीजिए। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे 25-30 मतलब नेक्स्ट टेस्ट में, वो ABCD पर ही हम जो है फोकस करेंगे, क्योंकि उस तरह के भी तो प्रश्न आते हैं, सारे इसी तरह के थोड़ी पूछे जाते हैं। चलिए, 11वां प्रश्न है, दिल्ली मतलब 51वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत पर प्रश्न है। सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मजलिस ए खलवत, देखिए मजलिस ए खलवत और दूसरा है बार ए खास। मजलिस ए खलवत सुल्तान के मित्रों, विश्वसनीय अधिकारियों और विचारकों की एक गुप्त परामर्शदात्री संस्था थी। दूसरा है, सुल्तान इस मजलिस के फैसलों को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी था, और वह इसके खिलाफ कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता था। अक्सर स्टेटमेंट इस तरह के जो होते हैं ना कि बाध्यकारी है, इंडियन पॉलिटी में भी गलती होते हैं अधिकतर, कानूनी रूप से बाध्यकारी, कोई अध्यादेश जारी नहीं, यहाँ पर भी गलत है ये। देखिए, राजा एक निरंकुश शासक है यहाँ का, तो वो तो अपनी चलाएगा ना, कैसे मजलिस के फैसले को मानेगा। बार एक खास वह स्थान था जहाँ सुल्तान इस परिषद की बैठकें आयोजित करता था और राज्य के नीतिगत मामलों पर चर्चा करता था। तो मजलिस एक खलबत और बार एक खास के बारे में जो जानकारी लिखी है वो तो सही है। बाध्यकारी वाली बात गलत है, केवल 1 और 3 भी है इसका आंसर। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत या मजलिस ए खास सुल्तान की मंत्रिपरिषद जैसी थी, जहां केवल खास अधिकारियों को और मंत्रियों को जाने की अनुमति थी। सुल्तान इसकी बैठकें बार ए खास नामक पक्ष में करता था। हालांकि दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान एक निरंकुश शासक होता था, इसलिए वह परिषद के किसी भी परामर्श या निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है,
अंतिम निर्णय जो है वो पूरी तरह से सुल्तान ही लेता था। दूसरा गलत है। 52वें नंबर का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था जिसमें शिस्त विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक और राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, उसमें शिस्त है, शिस्त। इसमें 3 स्टेटमेंट है। देखिए, राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत है वो भूमि कर था विजयनगर साम्राज्य में, जिसे शिस्त या कड़माई कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठवड़े के नाम से जाना जाता था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में भूमि कर का निर्धारण केवल भूमि के आकार पर होता था। फसल की प्रकृति या सिंचाई की उपलब्धता से इसका कोई संबंध नहीं था। बड़ा ही योग्य शासक था ये कृष्णदेव राय विजयनगर का। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल इसके समय में भूमि का निर्धारण केवल भूमि के मतलब भूमि कर का निर्धारण केवल भूमि के आकार पर ही निर्भर हो। भूमि उपजाऊ है, गीली है, सूखी है, ये सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी ना। तो ये तो गलत होगा भैया। पहला और दूसरा वाला ही केवल करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं आ रही है तीसरे स्टेटमेंट में और सारे कट जाएंगे इससे। ए है इसका आंसर। देखिए, विजयनगर में भूमि कर को शिस्त कहा जाता था और राजस्व विभाग को अठवड़े कहते थे। कर का निर्धारण बहुत वैज्ञानिक था। कृष्णदेव राय ने भूमि का उचित सर्वेक्षण कराया था। कर का निर्धारण भूमि की प्रकृति, जैसे कि गीली भूमि, सूखी भूमि, बागवानी भूमि है, गैसी भूमि है, और फसलों की किस्मों के आधार पर उपज का 1/3 से 1/6 भाग तक तय किया जाता था, न कि केवल आकार पर। गलत है। 53वें नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन मदद ए मास भूमि, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मदद ए मास भूमि अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। देखिए, यह धार्मिक विद्वानों, संतों और समाज के प्रतिष्ठित निर्धन व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि यानी टैक्स फ्री लैंड थी क्या, ये मदद ए मास। और दूसरा है, इसे सयूर घाल भी कहा जाता था क्योंकि इसकी देखरेख सद्र उस सुदूर द्वारा की जाती थी जो कि केंद्रीय विभाग का प्रमुख था। और तीसरा है, यह भूमि पूरी तरह से हस्तांतरणीय थी और मुगल सम्राट जब चाहे इसे दूसरे व्यक्ति को बेच सकता था। इतने स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हो, आपको पता इसमें चल ही गया होगा पढ़ते पढ़ते कि कौन सा गलत होगा। इसमें भी तीसरा गलत है। ठीक है, हस्तांतरणीय नहीं थी, तो 3 से एलिमिनेट करो, 50% तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। 1 और 2। देखिए, मुगल काल में मदद ए मास या सरयू घाल भूमि धार्मिक और दान उद्देश्यों के लिए दी जाती थी। इस भूमि पर कोई कर यानी टैक्स नहीं लिया जाता था। यह भूमि सामान्यतः गैर हस्तांतरणीय होती थी, न कि हस्तांतरणीय, और अनुदान प्राप्त करने वालों के वंशजों को स्वतः मिल जाती थी, बशर्ते वे शर्तों का उल्लंघन ना करें। ठीक है, सम्राट आमतौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, तो तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 54। चलिए, फिरोज शाह तुगलक की सिंचाई व्यवस्था और कर के ऊपर प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक के कृषि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए यमुना और सतलज नदियों से कई बड़ी नहरों का निर्माण कराया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए सभी अवैध करों यानी अब बाबों को समाप्त कर दिया और केवल सरिया द्वारा स्वीकृत 4 कर ही वसूले, जजिया, जकात, खम्स और खराज। अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं कि उसने सभी अवैध करों को समाप्त कर दिया था, लेकिन कभी कभी सही भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ सही है। अलाउद्दीन के संदर्भ में केवल 4 ही उसने वसूले, जजिया, जकात, खम्स और खराज। तो तीसरा, दूसरा, पहला सारे सही हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी में है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकाल का
नहर निर्माता सुल्तान कहा जाता है। उसने सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया और उलेमाओं की अनुमति से हासिली ए सर्व यानी सिंचाई कर लगाया। क्या है सिंचाई कर? हासिली ए सर्व, जो उन किसानों के से लिया जाता था जो सरकारी नहरों का पानी इस्तेमाल करते थे। ABCD बनाकर भी पूछ सकता है। हासिल ए सर्व क्या है? हासिली ए सर्व सिंचाई कर है। ठीक है। उसने रूढ़िवादी इस्लामिक सिद्धांतों का पालन करते हुए जनता को राहत देने के लिए 24 कष्टदायक कर यानी अबवाब को समाप्त कर दिया और केवल 4 ही छोड़े। 55वें नंबर का प्रश्न है, मुगल इतिहास लेखन पे प्रश्न है। मुगल कालीन प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों और उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 होंगे पक्का। पहला है मुंतखब उत तवारीख, सामने लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है। दूसरा है पातशाह नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी। फुतुहात ए आलमगीरी, ईश्वरदास नागर। और तबकात ए अकबरी, अबुल फजल लिखा है इसके सामने। और आगे भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि मुंतखाबुत तवारीख, इसमें अकबर की धार्मिक नीतियों की तीखी आलोचना की गई है। पातशाह नामा में यह शाहजहाँ के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। फुतुहात ए आलमगीरी यह औरंगजेब के शासनकाल और मारवाड़ मुगल संघर्ष का पर प्रकाश डालता है। तबकात ए अकबरी के सामने अबुल फजल लिखा है। यह अकबरनामा का ही एक भाग है। क्या? अकबरनामा का भाग थोड़ी, ये तबकात अकबरी। इस तरह का प्रश्न यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा गया था। मतलब तो 3-4 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट, उसके साथ में 3 स्टेटमेंट, फिर और 3 स्टेटमेंट। कुछ कमेटियां वगैरह जो पूछी थी वो उससे रिलेट करता हुआ कुछ कुछ प्रश्न है ये, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं। ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है ऊपर के। चौथा वाला गलत है यहाँ पर। तबकात अकबरी अबुल फजल की रचना थोड़ी है। आईने अकबरी और अकबरनामा है अबुल फजल की तो, और ये अकबरनामा का ही एक भाग नहीं है तबकात अकबरी। गलत है ये। तो सही जो सुमेलित है यहाँ पर, चौथा तो होगा नहीं, 1 2 3 ये है इसका आंसर। देखिए, तबकात अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद हैं, ना कि अबुल फजल। यह ग्रंथ अकबर के समय का एक अत्यंत विश्वसनीय और निष्पक्ष इतिहास माना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की नीतियों से चिढ़ता था, इसलिए उसने छिपकर मुंतखब उत तवारीख लिखी, पहले ऑप्शन वाली। इसमें अकबर की धार्मिक नीतियों की तीखी आलोचना की गई। छप्पनवें नंबर का प्रश्न है, चोलकालीन सैन्य और प्रशासनिक शब्दावलियां हैं। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है, चोल राजा की व्यक्तिगत अंगरक्षक सेना को वेल्लेकरार कहा जाता था, जो राजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। और चोल काल में अरायर और पेरुंदनम उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों के पद थे। बेलेकरार राजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, और अरायर और पेरुंदनम उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों के पद। और चोलों के पास एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी, जिसकी मदद से उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। बिल्कुल स्टेटमेंट बड़े हैं, लेकिन तीनों के तीनों सही हैं। डी है इसका आंसर। मतलब वो है इसका आंसर जहाँ ABCD तीनों होंगे, मतलब 1 2 3 तीन होंगे, डी में ही है। तो चोल प्रशासन बहुत संगठित था। ठीक है। राजा की सुरक्षा जो है वेलेक्करार नामक आत्मघाती दस्ते के हाथ में होती थी। अधिकारियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। उच्च वर्ग के अधिकारियों को पेरुंदनम और निम्न वर्ग को सिरुंदनम कहा जाता था। याद रखना इस चीज़ को। राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर श्रीलंका, मालदीव और श्रीविजय साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। श्रीविजय यानी दक्षिण पूर्व एशिया। तीनों सही हैं। 57वें नंबर का प्रश्न है, अद्वैत वेदांत बनाम विशिष्टाद्वैत वेदांत। विशिष्टाद्वैत के कल बताया था, कल के टेस्ट में, रामानुजाचार्य और अद्वैत के शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के अद्वैत और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत दर्शन के वैचारिक मतभेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। और कितने 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा।
पहला है, शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति और ईश्वर की कृपा ही मोक्ष का मार्ग है। शंकराचार्य ने ब्रह्मा को निर्गुण और निराकार माना, जबकि रामानुजाचार्य ने ब्रह्मा को अनंत कल्याणकारी गुणों से युक्त सगुण माना। शंकराचार्य के अनुसार जगत पूरी तरह से असत्य या माया है या मिथ्या है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जगत ब्रह्मा का ही एक वास्तविक परिणाम है, इसलिए यह पूरी तरह से असत्य नहीं है। इन तीनों की तीनों बातों में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की मैंने। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी बी वाला ऑप्शन। तो मध्यकालीन दर्शन में ये दोनों मत बहुत महत्वपूर्ण हैं। शंकराचार्य का सिद्धांत था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मोदयम नापरम, यानी ज्ञान मार्ग। इसके विपरीत रामानुज ने कहा कि जीव और जगत ब्रह्मा से अलग नहीं बल्कि उसके विशेषण यानी विशिष्ट अंग है, जैसे शरीर के अंग। उन्होंने आम जनता के लिए भक्ति मार्ग को सुलभ बनाया। तीनों वैचारिक कथन बिल्कुल सही। 58वें नंबर का प्रश्न किधर गया? मुगल कालीन प्रांतीय वित्त व्यवस्था यानी जब्ती प्रणाली पर सवाल है भाई। अकबर के काल में राजा टोडरमल द्वारा विकसित आईन दहसाला या जब्ती प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है, इसमें पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों की पैदावार और उसकी वास्तविक बाजार कीमतों का औसत निकाला जाता था। और दूसरा है, इस व्यवस्था के तहत नकद यानी कैश के रूप में ही कर वसूला जाता था, अनाज के रूप में नहीं। तीसरा है, यह प्रणाली मुगल साम्राज्य के सभी प्रांतों जैसे कि बंगाल, मुल्तान, मालवा और गुजरात के समान रूप से लागू की जा सकती थी, जब्ती प्रणाली। और यह है आपके कोड। तीसरे स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत लग रही है क्या? यह प्रणाली मुगल साम्राज्य के सभी प्रांतों जैसे कि बंगाल, मुल्तान, मालवा और गुजरात के समान रूप से लागू की जा सकती थी। देखिए, पहला और दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या तीसरा वाला करेक्ट है? तीसरा वाला करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा, 50% एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए, दहसाला प्रणाली का आधार 10 वर्षों के आंकड़ों का औसत था और इसमें कर की गणना नकदी में की जाती थी, जिसे दस्तूर उल अमल कहा जाता था। हालांकि यह प्रणाली उन प्रांतों में लागू नहीं हो सकी जहां भूमि की पैमाइश करना और फसलों के दाम प्रतिवर्ष तय करना कठिन था। तो सभी जगह नहीं थी, तीसरा गलत है। जैसे कि बंगाल, बिहार, गुजरात के कुछ हिस्से वहाँ नस्क या बटाई प्रणाली चलती रही। तो कथन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 59, इल्तुतमिश की प्रशासनिक उपलब्धियां। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की आधिकारिक राजधानी बनाया। उसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए जिसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल शामिल था और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की प्रथा शुरू की। तीसरा है, उसने खलीफा से खिलहत प्राप्त कर खुद को कानूनी सुल्तान घोषित करवाया। ठीक है, ये टका चांदी का और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जीतल तांबे का, याद रखना। इसको स्वैप भी कर सकते हैं स्टेटमेंट में। तीनों सही हैं फिलहाल यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। ठीक है, लाहौर से दिल्ली ले गए राजधानी को। इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार सुव्यवस्थित अरबी मुद्रा प्रणाली लागू की जिसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की। और चांदी का जो टका था वो 175 ग्रेन का चांदी का सिक्का था, याद रखना। 1229 में उसने बगदाद के खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया जिससे दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र कानूनी रूप से संप्रभु इस्लामी राज्य बन गई। तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मराठा काल के ये टैक्स हैं चौथ और सरदेशमुखी, बहुत प्रश्न बने इनसे एग्जाम्स में।
मराठा साम्राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूले जाने वाले करों यानी चौथ और सरदेशमुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, ढंग से पढ़ेंगे तो देखिए, चौथ जो है पड़ोसी राज्यों की कुल भूमि उपज का 1/4 यानी 25% भाग होता था, जिसे मराठा आक्रमण से बचने और सैन्य सुरक्षा के बदले वसूला जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है, सरदेशमुखी उस क्षेत्र के राजस्व का 1/10 यानी 10% भाग होता था, जिसे शिवाजी महाराज वंशानुगत मुख्य प्रधान यानी सरदेशमुख होने के कानूनी अधिकार के रूप में वसूलते थे। यानी मराठों का शासन अनादिकाल से चला जा रहा है, हेरिडिटी है, हम राजा हैं, हमारा वंश है, तो हम तो अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से टैक्स वसूलेंगे। कौन सा टैक्स वसूलेंगे? हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, हमको 25% टैक्स दे दो। ठीक है, तो मराठे सेवा कर रहे थे या राज अपने आसपास के पड़ोसी राज्यों पर। फिर एक चीज़ और देंगे ये उसमें, अगर आप हमको टैक्स दोगे तो सैन्य सुरक्षा भी आपको उपलब्ध होगी, मतलब आपके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण नहीं हो सकता। तो पहला भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मराठों का भी आगमन हो जाएगा, इसके बाद सबको पता है क्या होगा। तीसरा स्टेटमेंट है, ये दोनों कर केवल मराठा साम्राज्य के आंतरिक क्षेत्र यानी स्वराज्य के नागरिकों से ही लिए जाते थे। देखिए, प्रश्न में ही उत्तर है। ठीक है, आंतरिक क्षेत्रों से नहीं, पड़ोसी राज्यों से, मतलब बाहरी क्षेत्रों से लिए जाते थे। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ये चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स मराठे ले रहे थे, ये भी एक कारण था मराठों और मुगलों की लड़ाई का। देखिए, चौथ और सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य के बाहर के क्षेत्रों, मुगल क्षेत्रों या दक्कन की सल्तनतों से वसूले जाते थे, ना कि स्वराज्य यानी शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र से। तो तीसरा वाला गलत है। चौथ एक प्रकार का सुरक्षा कर यानी प्रोटेक्शन टैक्स था, ताकि मराठा सेना उन पर हमला ना करे। सरदेशमुखी का आधार यह दावा था कि शिवाजी पूरे महाराष्ट्र के कानूनी राजा या सरदेशमुख हैं, मतलब हमारा वंश है, हमारी हेरिडिटी है, हम राजा हैं, तो हम तो कर वसूलेंगे। चलिए, 60 प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। ठीक है, बहुत स्टेटमेंट हो गए बड़े बड़े, बहुत लेंथी हो गया। अब चलेंगे ABCD वाले अधिकतर 25-30 प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे वो भी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज से जुड़ सकते हैं, वो जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है,